एक समय की बात है। एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोलकर कहता है, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, जिससे ये गांव अब श्रापित हो चुका है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए, कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है।
बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं, वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान, मैं क्या वापस आऊंगा? लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है। आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरियां वहां रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना, आज तो बहुत अनाज आया है। इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे, ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले। हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।
बेटी एक बार चल के लड़के को देख तो लो, मेरा दावा है कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाला बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बेटी, हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है, किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे ना, आखिर तू हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है माँ, अब ज्यादा भावुकतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ना करो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर बिना देर के हम सब चलते हैं। सभी बाला के घर पहुंचते हैं। अरे क्या बात है बहन जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया? जी बस आता ही होगा। तभी वहां बाला आता है। लो जी आ गया मेरा बेटा, ये लोग तुझे देखने आए हैं और ये इनकी बेटी नम्रता है। बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते। ये देख नम्रता और उसके परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो टकला है। हे भगवान, माँ पिताजी आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे। अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है। देखो बेटी, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है। किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। बालों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। लड़का टकला है तो क्या हुआ, इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। आप चुप रहिए जी, इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है। मैंने तो आपसे शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या, कब से आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है? और माफ करना, तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो। तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ तो जा रहे हैं ना, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। नम्रता और उसके परिवार वाले उठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी नम्रता का छोटा भाई जाते जाते कहता है, टकला, तेरा बाप टकला। और इस तरह बाला का रिश्ता टूट जाता है। फिर एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी घूम घूम कर कंधी बेच रहा होता है। कंधी ले लो, कंधी, एक से बढ़िया एक कंघी ले लो, नए जमाने की कंघी ले लो। अरे भाई ये ले लो। घूमते घूमते वो बाला के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, कंधी लोगे क्या? ये लो। तभी उसकी नजर बाला के सर के ऊपर पड़ती है। अरे माफ करना भाई साहब, आप इसे लेकर क्या करोगे? आपके सर पर तो बाल ही नहीं है, आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है। चलता हूँ, कंधी ले लो, कंधी ले लो। कंधी वाले की बातें सुनकर बाला को बुरा लगता है। उस समय बाला को ऐसा महसूस होता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज अगर है तो वो सिर्फ बाल है। बाला सड़क पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से देखता है। चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। अरे भाई, आज पहला इंसान देख रहा हूँ जो मंदिर आकर भगवान से अपने लिए बाल मांग रहा है। बेटा, भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, अच्छी सेहत है, अच्छी नौकरी है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाला वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर बाला खाना खाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर सुबह जब बाला सोकर उठता है तो आईने के सामने अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। बाला के सर पर एकदम घने बाल आ जाते हैं। बाला खुशी से झूम उठता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर पर बाल आ गए। लेकिन ये हुआ कैसे? दोस्तों, अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी उस घर की है जहां बहू और बेटी को एक माना जाता था, लेकिन फिर। अरे शिखा बेटा, तू रसोई में क्यों घुसी रहती है? जा, रोटी मैं बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा खाना बन ही गया है। श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ हाँ चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर, पर पहले ना मदद कर दे उसके खाना लगाने में। देख माँ, वो बहू है, उसे बहू रहने देना, इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता,
ज्यादा मत बोला कर। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जा जाकर काम कर। ननद को माँ का भाभी से इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार किसी न किसी तरह माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फायदा ना होता। एक रोज, अरे बेटे किशन, जा बहू को कहीं घुमा कर ला। सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया भी नहीं। वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे? अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बहन। मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया। हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, साड़ियाँ? अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके हैं? माँ जी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज तो एक ही है। उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। शिखा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूं। वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुंह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। बस फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मार्केट और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भाभी को, मुझे दिला देती नए कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो शिखा, आज से घर पर भी तू मॉडर्न कपड़े ही पहनेगी। कोई जरूरत नहीं है ये साड़ी वाड़ी लपेटने की। अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते। एक बार पड़ोसन आती है। अरे बेटा, अपनी माँ को तो बुलाना जरा, बात करनी है। शिखा सास को बताती है और रसोई में चली जाती है। ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिश्ता है, कहो तो बता दूं। ये बेटी नहीं बहू है, घर में सब एक जैसा ही रहता है। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। पड़ोसन रिश्ता लेकर उन लोगों के घर आती है। तब श्वेता की होने वाली सास कहती है, तो ये घर है, कितने मंजिल का है? और ये बहू ने आपकी क्या पहन रखा है, जीन्स टॉप? अरे भाई, साड़ी वाड़ी नहीं है क्या इसके पास? देखिए, सर्दी है तो साड़ी में बहू कैसे मैनेज करती, वैसे पहनती है साड़ी भी। देखिए, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की, बहुत पैसे हैं, जमीन, नौकर चाकर, कार, सब कुछ है, लेकिन घर में संस्कारी बहू चाहिए। समझ रही हैं ना आप? सास कुछ कहती कि श्वेता बोल पड़ती है, हाय रे, नौकर चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा, हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है मुझे। अरे रुक जा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अरे हाँ कर देना माँ, हाँ कर दे जल्दी से। सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहाँ ना उनके विचार मिलते हैं और ना ही आचार। शादी के बाद एक रोज फोन पर, श्वेता बेटा, एक बार घर आ जा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का। माँ, वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊँ? बड़ा घर है, लेकिन आने जाने वालों की लाइन ही लगी रहती है। बेटा, मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी। माँ देख, हर घर का यही हाल है। तेरी बेटी को यहाँ घूंघट हटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भाभी स्कर्ट पहनकर घूम रही है। बेटा, मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ, सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ, एक सब्जी बनाओ, फिर सारा दिन फ्री होकर घूमो। सास फोन तो रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है। अगले रोज, शिखा,
अरे ओ शिखा। हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मैं जिम जा रही थी। जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को घूंघट में अपनी बेटी का ख्याल आता है। देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर। इतने टाइट कपड़े पहनकर जिम जाना पसंद नहीं मुझे। जा जाकर रोटी बना। रोटी? माँ, अभी तो शाम की 6 बजे हैं, इस वक्त रोटी? अब क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू को अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी, उन्हें अचानक से क्या हो गया। वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद सब लेकर सास के पास आती है। माँ जी, खाना। इतना सारा खाना? राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गर्मा गर्म बस। पर माँ जी, रोटी खाती किससे आप? सब्जी तो बनानी थी ना। अरे भूख मर गई मेरी तेरी बहस से। जा जाकर काम कर, अंदर पूरी रसोई साफ कर। बहू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता घर आती है। अरे शिखा, जल्दी से चाय ला, पकवान बना, मेरी बेटी आई है। अरे नहीं नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है। मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहाने यहाँ आ गई हूँ। मुझे जाना होगा। अरे बेटा, पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। रहने आ जाना 2-4 दिन के लिए। आ जाऊंगी माँ, जब मेरी सास मरेगी तब। मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाए तो अच्छा है। अच्छा चल, जा रही हूँ माँ। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। सास अंदर जाती है, जहाँ श्वेता की जिम वाली सहेली का फोन आया होता है। क्या बात है, आज जिम नहीं आई? अरे पता नहीं यार, आज माँ को क्या हो गया अचानक। पर खैर कोई नहीं, लगता नहीं कि मैं अब जिम आ पाऊंगी। शिखा स्पीकर पर बात कर रही थी, जिसे सास सुन रही थी। यार ये सास ना होती ही ऐसी है। मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी मरे और तू आराम से जिए। शिखा को सहेली की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ के मरने की कौन सा बच्चा दुआ मांगता है मोहिनी? आगे से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। हमारे घर की शोभा ही माँ है। क्या हुआ जो थोड़ी सख्ती दिखा रही है? उसमें भी कोई ना कोई उनकी भलाई ही होगी। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे जैसी सास सबको दे, जो सिर्फ माँ की तरह है। सास वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। सास ये बात सुन रही थी। उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्यों वो बेटे की किस्मत में बहू को भी भागीदार बना रही थी। शिखा, अरे ओ शिखा, क्या हो गया? जिम नहीं जाना क्या? केबीसी में करोड़पति पति सूरज के जीवन का एक ही फंडा था कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए समझदार वही होता है। इसीलिए उसने कभी नौकरी ही नहीं ढूंढी। इस बात से हालांकि उसकी पत्नी शिखा बिल्कुल भी अग्री नहीं करती थी, पर फिर भी सूरज को समझाना बेकार था। टीवी में कैसे बनोगे करोड़पति का ऐड देखकर उसे लगा कि बस अब तो घर बैठे ही वो करोड़पति बन सकता है, और उसके पीछे उसने अपने सारे सोर्सेस एक्टिव कर दिए। 2 हफ्ते में उसके कलीग के साले के पड़ोसी के बेटे का सोर्स निकलता है, जो कि उसे शो में पहुंचा सकता है, और सूरज उससे मिलने चला जाता है। अच्छा, तो हमें मुकेश जी बता रहे थे कि आप हमें शो में पहुंचा सकते हैं। हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं कल अगर कोशिश करूँ तो इसी महीने में आपका नंबर आ जाएगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, वो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का कोई जुगाड़ है क्या? उसका तो कोई जुगाड़ नहीं है। तो वो वाकई में कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ, वो तो बच्चन जी पर है, जो पढ़ते हैं वो पूछ लेते हैं। पहली कोशिश फेल होने पर अब सूरज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर जवाब कहाँ से लाए। तब शिखा ने एक सजेशन दिया, क्यों ना सूरज अपने चचेरे भाई सुमित से मदद मांगे, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हालांकि इतनी मेहनत करना सूरज को समझ में नहीं आता था, पर कोई और रास्ता ना मिलने पर वो आखिर सुमित से बात करता है। अरे सुमित, हमारा कैसे बनोगे करोड़पति के लिए सिलेक्शन होने वाला है। तुम हमें थोड़े चिट बनाने में मदद करोगे क्या? अरे भैया, चिट बनाए तो सालों हो गए, उसमें हमारा एक्सपर्टीज नहीं है। बल्कि आप बोलो तो हम आपकी पढ़ने में ज़रूर मदद कर सकते हैं।
हट, कैसी अनाप शराब बातें कर रहा है तू। सूरज ने सुमित को मना तो कर दिया था, पर तैयारी करने के सिवाय कोई चारा उसे दिख भी नहीं रहा था। खासकर जब 12 के पेपर लीक करने के एक्सपर्ट शुक्ला जो भी हाथ जोड़ लेते हैं। आखिर सूरज को सुमित के पास जाना ही पड़ा और उसने सुमित और शिखा से वादा किया कि वो बहुत मेहनत करेगा। 1 महीने की तैयारी के बाद फाइनल हुआ कि शो से 1 हफ्ते पहले एक ट्रायल खेला जाएगा, जहां पर सारे रिश्तेदार ऑडियंस की जगह पर होंगे और शिखा सवाल पूछेगी। दूर दराज से भी रिश्तेदार आकर हाजिर हो गए देखने कि आखिर कैसे बनेगा सुमित करोड़पति। सब कुछ सेट था और इतने में सूरज आकर अपना स्पीच देता है। ये 1 महीना मेरे लिए आसान नहीं था, पर अपने भाई सुमित और अपनी पत्नी शिखा की मदद से मैं इतनी दूर पहुंच पाया हूँ। मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद ने भी बहुत साथ दिया है मेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शो में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। साक्षी पहला सवाल पूछती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अरे रुकिए, तो ऑप्शंस तो देने दीजिए। इतने में 5वीं कक्षा का चिंटू बोल उठता है। अरे क्या मामा, आप तो पहले सवाल पर ही आउट हो गए। अरे बेटा, पहला सवाल तो ट्रायल होता है ना। अरे तुम अब देखना। देखने जैसी बात तो थी ही। सूरज को इतना शांत किसी ने नहीं देखा था। कभी कभी तो लगता था मानो सूरज आंख खोलकर ही सो गया हो। मामा जल्दी करो प्लीज, कल सुबह पनवेल भी तो निकलना है। अरे हट, कंसंट्रेट करने दे मुझे। 3 सवाल में 3 लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी और अब चौथे सवाल पर भी सूरज का मौन नहीं टूटा। पर सूरज अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उधर हर कोई सूरज को छोड़ सुमित को देख रहे थे। आखिर सुमित ने ही तो पढ़ाया था सूरज को। गजब बेइज्जती है यार। अरे बेटा, तो बाप का, दादा का, भाई का, सबका नाम बुड़वाएगा। अरे 3 लाइफलाइन ले ली तो भी तेरा कुछ नहीं होना है। अरे कोई इतनी बात करता है क्या शो पर? अरे बेटा, शो पर तेरे जैसे भी तो नहीं आते ना। सूरज की ये जंग आखिर 1 घंटे बाद 5वें सवाल पर खत्म हो गई, जब उसने इंडिया के नेशनल बर्ड का नाम कहा, कौवा। अरे बेटा, मजा तो बहुत आया, बस थोड़ा टाइम पर खत्म होता तो आनंद भी आ जाता। ताने बारिश के बूंदों की तरह बरस रहे थे और सूरज को भी समझ आ रहा था कि ये करोड़पति बनना शायद उसके बस के बाहर की बात है। पर वो आखिर ये बात मान कैसे लेता? वो सख्त लौंडा जो ठहरा, उसने सोचा कि बेइज्जती तो हो ही चुकी है, पर अगर मैं हार नहीं मानूं तो शायद कुछ हो सकता है। शिखा, तुम देखना, असली शो में आग लगा दूंगा, आग। करोड़पति बनूंगा मैं। हाँ, सब्जियां खत्म हो गई है घर पे, ले आओ। पहले पति बन जाओ, फिर करोड़पति बनना। अरे गजब बेइज्जती है यार। बेटा, अभी तो घर पर ही हुई है, 1 हफ्ते में तो तुम देश के सामने करवा कर आओगे। वैसे जब टीवी पर जाओ ना, तो बस अपने मम्मी का ही नाम लेना, ठीक है? कोई पूछे तो बोलना कि पापा नहीं है मेरे। अरे पढ़ाई की, पेपर निकलवाए, इतने सारे लोगों को खाना खिलवाया, क्या फर्क पड़ा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए वही सिकंदर। लेकिन मामा, गधे भी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। शहर की लुगाई गांव को आई। मधु शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। वो और पवन साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। पर पवन गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। मधु के पिता हमेशा उसे ये बात कहकर ताना देते हैं। तुम वहां गांव में कैसे एडजस्ट करोगी? शादी करके तुम गांव तो चली जाओगी।
पर अपनी सारी मॉडर्न सोच और चीजें यहाँ शहर में ही रख कर जाना। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ अगर वो लोग गांव के हैं? मैं वहां जाकर उस घर को बिल्कुल शहर की तरह बना दूंगी। शाम होते ही मधु पवन को वीडियो कॉल करती है। अच्छा हुआ तुमने वीडियो कॉल कर लिया। हाँ, मैं तुम्हें आज अपनी माँ से मिलाता हूँ। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? ये क्या है? दूर करना इस टुनटुने को। जाने कौन दिख रहा है इसमें तो। अरे माँ, आपकी बहू का वीडियो कॉल है। आप इसमें अपनी बहू से आमने सामने बात कर सकती हैं। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जेका, ये बहू ने अपने कानों में क्या लगाया है? जो कैसे झुमके हैं? झुमके नहीं माँ जी, इन्हें ईयरफोन्स कहते हैं। इससे सामने वाले की आवाज और अच्छे से आती है। मैं आपको भी ला कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं ना चाहिए। हमारे कान बिल्कुल ठीक है। हाँ। माँ जी की ये बातें सुनकर मधु को अपने पिता की बातें याद आ जाती है और वो उसी वक्त ये ठान लेती है कि वो अपने ससुराल को एकदम मॉडर्न ससुराल बनाकर रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। पवन और मधु की शादी हो चुकी है। आज मधु का अपने ससुराल में पहला दिन है। माँ जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। अरे इतना बड़ा तोहफा? अरे क्या लाई है रे इस बड़े से बक्से में? मधु बॉक्स खोलती है। ये क्या है? ये वैक्यूम क्लीनर है। मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोचा अब आपका काम आसान हो जाएगा। अरे वाह बहू वाह, तूने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा तो तू मेरा हाथ से झाड़ू लेकर खुद भी तो लगा सकती थी ना। पर नहीं, तूने तो जे मशीन लाकर मेरे हाथ में दे दी कि यह काम हमेशा मैं ही करूं। ये आजकल की शहरी छोरियां बिल्कुल नहीं बदलेगी। मधु को मन ही मन गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना गुस्सा भूलकर मधु माजी को वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना सिखाती है। अगले दिन मधु सुबह उठती है तो ये आंगन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? मधु दौड़ती दौड़ती आंगन में जाती है और देखते ही चौंक जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? और वो क्या है ना, सुबह मैं जब कुएं से पानी निकाल रही थी तो मेरे कान की बाली उसमें गिर गई थी। तो ये तेरा वैक्यूम ना सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो मेरी बाली भी तो निकाल ही देगा। उसी की कोशिश कर रही हूँ, पर न जाने क्यों अब ये चालू ही नहीं हो रही तेरी मशीन। अब वो चालू होगी भी नहीं। पर अब कुएं में से पानी निकाल क्यों रही थी? अरे कमाल करती हो ना बहू। पीने के लिए पानी क्या तेरे मायके से लाऊं मैं? अरे कुएं से ही तो निकालना पड़ता है। हाँ, पीने के लिए पानी, और वो भी कुएं से। मधु दिमाग लगाती है और थोड़ी ही देर में घर में वाटर प्यूरिफायर लगवा देती है। ये देखिए माँ जी, इसमें बस एक बार पानी भर देंगे तो नल में पानी साफ होकर बाहर आएगा। अरे वाह रे बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रात हो जाती है। मधु जैसे ही प्यूरिफायर का नल चालू करती है तो वो अचानक से फट जाता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? मैंने तो बस इसमें उबला हुआ पानी डाला था, ये इतनी जल्दी खराब हो गया। अरे ये सारी शहरी चीजें सब ऐसी ही होती है कबूरी। क्या आपने इसमें उबला पानी डाला था? हाँ तो फिर पानी तो तभी साफ होगा ना जब उसे उबालेंगे। ये मशीन का कोई जिन है जो हमने जो बोला वो कर देगी है? मधु को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह तुम मेरा
अपने ससुराल को मॉडर्न बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। थोड़े ही दिन में मधु पूरे किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल देती है। अरे वाह बहुआ, इतनी सारी अलमारियां! माँ जी मॉड्यूलर किचन देखकर बहुत उत्सुक हो जाती है। ये बक्सा का है। बहू ने शायद गलती से इसे यहाँ रसोई में रख दिया है, पर है तो ये बहुत ही बढ़िया। अगले दिन सुबह। अरे मायरी, क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी सारी पूंजी जलकर राख हो गई। हे राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी की रोने की आवाज सुनकर मधु दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और इतना धुआं देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये आग कैसे लगी? ये सब तेरा इस मॉड्यूलर किचन की वजह से हुआ है, और ऊपर से तूने तिजोरी जो रसोई में रख दी थी, मैंने जैसे ही अपने गहने और पैसे इसमें रखे और बाहर से इस ताले को घुमाया, ये तो 5 मिनट में ही आग बबूला होकर फट गया। अरे माँ जी, ये तिजोरी नहीं है, ये तो माइक्रोवेव है। इसमें गहने नहीं रखते, खाना गर्म करने के लिए होता है ये। और ये जो आपने घुमाया ना, ये ताला नहीं है, आपने इसके टेम्परेचर को फुल कर दिया, इसलिए ये फट गया। माँ जी और जोर जोर से रोने लगती है। मधु सर पीट लेती है और कसम खाती है कि अब ससुराल को मॉडर्न बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप जैसी हैं वैसी ही ठीक है। मधु को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और मधु वापस घर और किचन को पहले जैसा ही कर देती है।